अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस वो प्रोग्राम में आज शिरकत नहीं कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। आज ये फैसला नहीं सुनाया गया है। इस मौके पर जजेस का कहना था कि मवाद बोत है, उसको पढ़ना है, लिहाजा अभी इस पर फैसला नहीं आया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी, जिस पर बेंच तश्कील दे दिया गया और कल इस पर भी समाअत होंगी। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इसी मामले को लेकर इंट्रा पार्टी को पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट गई और अब ये मामला जब ज़ेरे समाअत है पेशावर हाई कोर्ट में, तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल क्या डायरेक्शंस आती हैं, क्या फ़ैसला आता है, ये तो खैर समाअत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या जो आइनी कानूनी रिवायात हैं उसमें ऐसा मुमकिन है कि एक ही केस जो एक अदालत में ज़ेरी अदालत में काबिल समाअत है और फिर उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। इस पर जो आइनी कानूनी माहिरीन हैं उनसे हम राय लेंगे। तोशा खाना से मुतालिक भी अहम डेवलपमेंट है। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। सियासी हवाले से मुस्लिम लीग नून खासी हरकत कर रही है। सीट एडजस्टमेंट को लेकर शुनीद ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी मामलात तय हो गए हैं और जो मुतालबा था 11 या 12 सीटों का, अब 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर इत्तफाक किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं 7 कौमी असम्बली की और 11 के करीब सीटें हैं सूबाई असम्बली की पंजाब में, जिसमें PMLN और IPP का इत्तेहाद हो रहा है। दूसरी जानिब कराची में खासी सरगर्मी है। NA 242 इत्तलात ये आ रही हैं कि MQM ने इस पर लचक दिखाई है और मुस्तफ़ा कमाल शहबाज शरीफ के हक़ में दस्तबरदार हो सकते हैं और यहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट के जो फ़ाइनल मराहिल हैं, हतमी मराहिल हैं, उनको तय किया जा रहा है। साइड लाइन पर एक और अहम अदालती कार्रवाई की बात करें तो ANP के जो सरबरा हैं एमल वली खान साहब, उनको 11 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में तलब किया है और ये सारी सियासी गहमा गहमी है। इसमें बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाब ना चलाने की वजह से इंतखाबात की शफाफियत मुबहिम हो रही है। साथ ही साथ सेनेट की करारदाद जिसकी मौलाना फजलुर रहमान भी हिमायत कर चुके हैं इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक, अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर मायनाज कानूनदाद अहमद रज़ा कसूरी साहब ने। कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। ANP के तर्जुमान और सीनियर सियासतदान जाहिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब MQM की नुमाइंदगी करते हुए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रेहान साहब, आपका शुक्रिया। कसूरी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। एक कानूनी नुक्ता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक अब मामला पेशावर हाई कोर्ट में है, उस पर समाअत भी हुई हैं और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उस पर भी 3 रुकनी बेंच बन गया, कल उस पर समाअत होंगी। क्या अदालती कानूनी रिवायात में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है और PTI के वकला की क्या ये कानूनी अप्रोच दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि सिंस beside being a politician, I'm a lawyer also, a very senior lawyer. जब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है इन किस्म के मुकदमात में 2 किस्म की जुरिस्डिक्शन है। एक है 184 के तहत जो कि डायरेक्ट या जिसको सो मोटो जुरिस्डिक्शन कहते हैं, और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो है 185 of the Constitution, जो कि appellate jurisdiction है। Now in both the jurisdictions जब आप डायरेक्टली जाएं, दैट मीन कि आपका मामला किसी और अदालत में नहीं है और ये मामला ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका कनेक्शन है, उसको वायलेट कर रहा है, एंड ऑफ ए पब्लिक इम्पोर्टेंस। दैट्स 184। और 185 में ये है कि कोई मामला जिसमें आपको जो है आपका फ़ैसला जो है आपके ख़िलाफ़ हुआ है, तो वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है हाई कोर्ट में, ही कैन वो रजू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 185।
तो ये बड़ी कोई मामूल सी चीज़ नज़र आती है कि कहाँ से इन्होंने ये गुंजाइश निकाली है आइन के तहत या लॉ के तहत, दैट आई रियली डू नॉट नो। लेकिन नॉर्मली प्रोसीजर यही है जिसको मैंने इजहार किया कि अगर मामला हाई कोर्ट में हो या तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह दे कि वहाँ से विड्रॉ कर लो, उसी ख़त्म करो उसी, बट यू कांट फाइल एन अपील before the Supreme Court or go directly under its direct suo motu jurisdiction if the matter is pending in the High Court. रेहान हाशमी साहब, NA 242 पे कुछ बना, कुछ फाइनलाइज हो गया क्या? मुस्तफ़ा कमाल साहब दस्तबरदार हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह का अभी तक कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारी नेगोशिएशंस मुस्लिम लीग नून के वफ्द जो कल भी आए थे उनसे जारी है। मुख्तलिफ सीट्स की हवाले से MKM पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास की सीट और एक NA की और कराची में कुछ PS की सीट्स की ऑफ़र की हैं, लेकिन NA 242 के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर MKM हो या कोई और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, अपने अपने निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ने की तरफ ऑप्ट करते हैं। इसी तरह हम भी मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर अपने निशान पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नेगोशिएशंस के ऊपर, डायलॉग के ऊपर कहीं पर हमें अपनी आज़ादी अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए कोई एक सर्टन क्राइटेरिया सेट करती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के किन हलकों से खड़ा होना ज़रूरी है और किन हलकों में आपको बैक हो जाना कोई गैर मुनासिब तर्ज अमल नहीं होगा। तो मैं आपके लिए बताता चलूं कि अभी तक कोई ऐसा इसका हतमी फैसला नहीं हुआ है। हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए और ख़ास तौर पर जो आईनी तरामीम के ऊपर जो हिमायत की है मुस्लिम लीग नून ने और उनके वफ्द ने, और एक लाए अमल पाकिस्तान के ऊपर आईनी तरामीम के ज़रिए आम आदमी को मुस्तफ़ीज़ करने का, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने का और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का बराह रास्त जो फैसिलिटेट किया जा सकता है उसके ऊपर बातचीत ज़रूर हुई है। दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। मुफ़ाहमती अमल हमारा अभी तक जारी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो रेहान साहब इत्तलात हैं कि NA 242 पे MQM लचक दिखा रही है, ये मुसद्दिक़ा हैं? देखें, MKM ने लचक जो दिखाई वो मीरपुर ख़ास की सीट्स के हवाले से और मलीर के हवाले से। NA 242 के हवाले से कोई ऐसी अभी तक मेरे इल्म में बात नहीं है। यह अभाम पे मबनी होगा, मफरूज़ों पे मबनी हो सकता है। क्योंकि देखें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भी अपनी आज़ादी अक्सरियत बरकरार रखना है ना। एक सर्टन नंबर ऑफ सीट्स है जिसको ऑब्टेन करना हमने अपना इंटरनल एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और ताकि हमारा अपना वेटेज भी नेशनल कैनवस के ऊपर कायम रहे। तो उस नेशनल कैनवस पे अपने उस वेटेज को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी एक मखसूस तादाद में नशिस्तों के ऊपर कंटेस्ट करना ज़रूरी हम समझते हैं। और अभी तक कोई इसके ऊपर हतमी कोई बात नहीं हुई। हाँ, रूमर्स आई है, कुछ चैनल्स ने चलाए भी है, अभाम पे मबनी बात है। लचक MKM की इस हद तक ज़रूर है कि हमने जो है PS और NA की सीट्स ऑफर की है वो वहां तक मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ है अभी तक। सही है, ठीक है। आपसे मजीद भी हम जानेंगे। रेहान हाशमी साहब, कसूरी साहब, एक और अदालती मामला है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। आप क्या समझते हैं ये जो केस है इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी हो सकती है? देखिए, बात यह है कि इसमें जो उन पर फ़र्द जुर्म हो गया है, अब प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने गवाह पेश करेगी और सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि इमरान खान के वकील उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे टू फाइंड आउट द ट्रुथ और फाइंड आउट द इरेगुलरिटीज़ इफ एनी कमिटेड। और फिर अगर इमरान खान चाहें तो वो अपने डिफेंस में अपने जो है डिफेंस विटनेसेस भी अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, जो कि उनका मौक़िफ़ होती। उसके बाद आर्गुमेंट्स होंगे। तो इसमें सज़ा जो है कोई ज़्यादा कोई 2 साल के लगभग हो सकती है। लेकिन
चीज़ ये है, द होल ऑब्जेक्ट इज़ कि उनको जो है इलेक्शन से बाहर रखने का सारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वंस यू आर कन्विक्टेड ऑन एनी moral issue, then you cannot contest the election either of the provincial assembly or the election assembly. So the whole emphasis is to find out and to prepare a mechanism जिसके ज़रिए इमरान खान, who is presently I believe is one of the popular leader, उसको एक साइड पर रख दिया जाए, उसको पार्टिसिपेट। बट ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड, कसूरी साहब, ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड इन दी तोशा खाना केस। वो तो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, वो तो अभी उनका कोई हालात बन नहीं रहे हैं इससे पहले भी। बहरहाल इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगा। हाँ, तो उसकी अपील भी दायर हो सकती है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वो अपील बड़ी अर्जेंटली सुननी चाहिए कि एक ऐसा पॉपुलर लीडर जिसको एक कुक्ड अप केस के अंदर उसको सजा दिलवा दी गई है, सो दैट इट्स डिटरमिन्ड दैट केस इज डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फैक्ट्स। जी जाहिद साहब, ये अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ANP से मुताल्लिक भी आया, इसमें अभी आपका रीसेंट जो है वो स्टेटस क्या है? और आप समझते हैं कि जो क्योंकि PTI ने तो टाइम पे इंतखाबात नहीं करवाए, फिर करवाए तो बहुत इरेगुलरिटीज़ थी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, आपकी जमात का प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, हमारा कोई मसला नहीं है, वो तो अभी हमारी लायक ने उसको दिया। हम देखिए, हमारे अपने आइन है, उस आइन के मुताबिक हमारे अभी मई में हमारा जो पिछले तनेवर है जिसमें मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी हूँ, वो मई में पूरा हो रहा है। जैसे मई के बाद मई में हमारे इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने इलेक्शन के एक प्रोसेस है। पहले हमारी मेंबर साजी होती है, फिर विलेज काउंसिल से लेकर फिर तहसील तक, तहसील से डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से प्राइंस तक, और प्राइंस से फिर ये आते हैं मरकज का इलेक्शन। तो हमारे इसमें मसला इसलिए नहीं कि हम तो बरवकत अपना आइन है और हमेशा के लिए हमने बरवकत अपने इलेक्शन किया और इलेक्शन करते रहे। हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है, ना मैं इसको कोई मसला समझता हूँ, क्योंकि हमारे अभी जो कैबिनेट है जिस वक्त अभी मौजूद है, और हमारे इलेक्शन कमीशन भी ऑलरेडी मौजूद है जो वो नीचे से इलेक्शन करवा रहे हैं, तो उसके जो प्रोसेस है वो मई में कंप्लीट हो रहा है। तो मई से पहले तो हम क्योंकि हमारा टर्नओवर मई में कंप्लीट होता है और उसमें नए इलेक्शन हो जाए। सही है। वैसे जाहिद खान साहब, ये बताइए कि जो लालटेन का आपका निशान है, आप समझते हैं कि नई नस्ल इससे वाकिफ़ है? निशान कोई बदल जाए, कोई थोड़ा मारूफ निशान आ जाए तो बेहतर नहीं है पॉलिटिकली आपके लिए? नहीं, देखिए, हर एक पार्टी का तो अपनी एक सिंबल होता है। आपको याद होगा एक दफा हम पे तो बैन भी लग गया था, हमारा तो पहले औरता नेब थे, फिर हमें जेलों में भी डाला गया था, फिर हमारे से वो सिंबल भी छीना गया था, फिर हमारे पार्टी भी बैन भी लग गई थी। फिर ये चीजें नहीं, ये मेरे ख्याल में इन चीजों से कुछ बनता नहीं है। एक लाटेन तो इसलिए है कि सब लोग उसको जानते हैं, और लाटेन ये तो हमारी पसंद की बात है। अगर हमें पसंद है तो किसी को इस पे क्या इतराज है, क्योंकि ये हमारे काफी अरसे से हमारा यही सिंबल आ रहा है और हमें यही होना चाहिए। और वो क्यों चेंज करेगा? उसके पास तो चेंज करने के इख्तियार नहीं है। हमारा ये पहले का है लाटेन, और हमें लाटेन मिलेगा, और हमें कभी लाटेन के ऊपर कभी इतना कि आप कहते हैं नई नस्ल, तो नई नस्ल भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लाटेन एक हकीकत है। सही है। चले, आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लालटेन एक हकीकत तो है, लेकिन फी ज़माना कहते हैं कि बड़ी तब्दीली आ गई है। रेहान हाशमी साहब, बकौल आपके कि 2018 में आपका मैंडेट भी तब्दीली का शिकार हुआ, तो अब की बार मुस्लिम लीग नून के साथ तो आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक अध हल्के के अलावा मुस्लिम लीग नून की कोई वो वेटेज नहीं है कराची के अंदर, शहरी सिंध के अंदर। ये क्या सिर्फ आइनी तरमीम की कमिटमेंट पे यही बुनियादी वजह है कि आपने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी तरफ से नामजद कर दिया? देखिए, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में किसी बड़ी सियासी तब्दीली या आईनी तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि आप मुफाहमती अमल का आगाज़ करें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कि आपके उस एजेंडे के ऊपर हामी भरती हैं। हमारा अलमिया क्या है, अर्बन सिंध के हवाले से जो आपके चैनल्स के जरिए भी और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम पर हम और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाते रहे, वो क्या है कि हम ये क्लेम करते हैं सबूत और शवाहिद के साथ कि कराची और अर्बन एरियाज को
गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिहाइयों से नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ना होने की वजह से महरूम रखा जाता है एक कसीर अरबों और खरबों रुपए की रकम से, जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हम इल्जाम आयद करते हैं सबूत और शवाहिद के साथ कि जो डिवॉल्व नहीं करती। आर्टिकल 140A का इतलाक अर्बन एरियाज में नहीं होता और बदकिस्मती से यहाँ पर वो तमाम बल्दियाती इदारे जो कि किसी भी बल्दियात में होने चाहिए महज़िब माशरे के, सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, LDA, KDA ये और दीगर तमाम इदारे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये तमाम इदारे अगर CM अपने हाथ में रखे, इसी तरह डेवलपमेंट के काम अगर चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियंस अपने हाथ में रखे, तो यहाँ का डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज था। अब अच्छा ये होता कि पीपल्स पार्टी के दोस्त इस बात पर हमारी हिमायत करते कि जनाब आप ये जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, मुआहदा तो कर लिया उन्होंने, उन तहरीरी शक्ल में आकर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। इसी तरह PTI के साथ जो मुतालबात के ऊपर बात हुई थी हमारी, वो भी यही मुतालबात थे, और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ जो रहा 2013 से पहले जब हम अलहदा हो गए थे इनसे, अपोजिशन में बैठ गए थे, तो उसमें भी यही मुतालबात की फहरिस्त थी। अब क्या करें कि जो आज़ादी अक्सरियत हासिल करे या इस बात पर हिमायत करे कि जनाब आपके इन मुतालबात के ऊपर हम एग्री हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर इन आईनी तरानीम के ऊपर जाएं ताकि अर्बन एरियाज के लोग बिलखसूस और बिलअमूम पूरे सिंध और पाकिस्तान के लोग मुस्तफिज हों। अच्छा, ये आईनी तरमीम जो है किसी एक सूबे या शहर के लिए नहीं होगी। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाए और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, तो चाहे वो सक्कर हो, लाड़काना हो, कोट अद्दू हो या कराची हो, तमाम जगहों के जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर्स हैं या चेयरमैन हैं, उन तक इख्तियारात आएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सूबा, मजबूत सूबा, जो चंद मजबूत पॉलिटिशियंस अपने हाथ में वसाइल, फंड्स और तमाम इख्तियारात लेकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निचली सतह तक वो वसाइल जो कि NFC के जरिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अवार्ड्स ना करने की सूरत में कराची वाले बिलखसूस और बिलअमूम रेहान साहब बात ये है कि आप जब लोकल बॉडी इलेक्शन आते हैं आप बाइकआउट करके बैठ जाते हैं। उससे पहले जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने तो 4 साल आप यही कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। तो उस वक्त जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे वो चैलेंज किया करते थे कि मैं इन्हीं इख्तियारात के साथ काम करके बताऊंगा, और मुस्तफ़ा कमाल साहब को वसीम अख्तर साहब ने डायरेक्टर गार्बेज लगा दिया था। ये तजाद तो आप नहीं समझते कि कराची के लोगों के सामने ये सारा कुछ खुल के आ गया है? इसमें ये तो आप भी समझते हैं, ये तो आप भी समझते हैं कि जब हम कोई चीज चैलेंज कर रहे हैं और हम किसी बात पर मुशावरत कर रहे हैं, मुफाहमत कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, तो वो आपको ये भी पता है कि वो एक पॉलिटिकल रिफ्ट थी। MQM के बतन से पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स हों, एंटिटीज हों या सियासी पार्टीज हों, एक रिफ्ट था जो कि सेटल डाउन हो गया। आपको भी पता है कि सियासी स्टेटमेंट्स क्या होंगे और किस तरह मतलब क्या हो रहा होगा उस वक्त। लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं, जो मुत्तफ़क़ा तौर पर MQM पाकिस्तान कह रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंजर भी बता दूं कि तकरीबन 8 से 10 साल बेइख्तियारी के एडमिनिस्ट्रेटिव दौर के गुजरे। पीपल्स पार्टी बाइख्तियार थी, तमाम चीज़ों उनके पास। उसके बाद थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए। 4 साल मुद्दत में MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर साहब मुस्तकिल ये कहते रहे, और ये जो बयानिया है जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासी दुकानदारी के लिए कहती है कि जनाब इख्तियारात सबके लिए होना चाहिए, तो ये बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया है और ये जो एविडेंस है, ये वसीम अख्तर साहब का तो दिया हुआ है। और वसीम अख्तर साहब के जाने के बाद से लेकर आज 4 साल हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल नौमुंतखब बल्दियात को हुआ और 3 साल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज थी उनके हुआ। तो इस 4 साल के अंदर और अगर आप पूरे दौर को मवाजना करें 15 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल MQM के पास रहा जिसमें MQM ने ये अवेयरनेस कम से कम करते रहे। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट जी, कि कोई भी पाकिस्तानी जी शऊर आदमी इस बात से मुत्तफिक क्या नहीं होगा कि बल्दियाती इदारे, हमारे पास तो बल्दियात नहीं है ना, हमने बाइकआउट किया। हम ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने जेरीमैंडरिंग की है, प्री पोल रिगिंग की है, डीलिमिटेशंस में मसले मसाइल किए हैं, इलेक्शन कमीशन के अमले को इन्फ्लुएंस किया है, और 15 साल इख्तिदार के दौर में पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ वसाइल को इकट्ठा किया बल्कि इख्तियारात से लेकर जी सही है। रेहान साहब मजबूत अंदाज में रेहान साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया है
तो 15 साल से सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को मैंडेट क्यों दे रहे हैं? क्या अवाम भोले हैं या पीपल्स पार्टी के पास कोई गुर है जिससे वो जीत जाते हैं? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। प्रोग्राम में हमें सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। झगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। झगड़ा साहब, ये बताइएगा, बिलावल साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन मुहिम में ना इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठाता है, तो आखिर क्या वजह है, क्यों मुस्लिम लीग नून अभी तक खामोश है? न मंशूर आया, न बयानिया आया, न नारा आया। शुक्रिया जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलावल साहब, मेरे समझें चोटों में आते हैं और मुझे आजकल उनको देखकर खुशी भी होती है कि ही इज़ माशाल्लाह गुड रिप्लेसमेंट फॉर भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि मुस्लिम लीग नून मैदान में नहीं आ रही और प्रोग्राम उसके नहीं हो रहा है, तो देखिए मुस्लिम लीग नून अल्लाह के करम से मैदान से ना भागी है, ना भागने का कोई इरादा है। लेकिन एक चीज़ बिलावल साहब के इल्म में भी है और मैं फिर रिपीट भी करता हूँ कि देखें, हाँ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हेयर, और ये जो इलेक्शंस के लिए टिकट जारी किए जाते हैं, तो ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 हफ्ते लगाए हैं। मैं खुद मौजूद था, तमाम जो हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं तो उसके लिए एप्लीकेंट्स हमारे इतने थे कि हर एक सूबे से कौमी असम्बली के लिए 8 से 9 उम्मीदवारों ने एप्लीकेशंस दिए और सूबाई में 15-15, 16-16, और उनको हर एक को 10-10 मिनट इंटरव्यू किया है मियाँ साहब ने। उनसे पूछा है कि आपको हम टिकट दें तो कौन सी बुनियाद पे दें, आपकी क्या कारकर्दगी रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप आगे क्या करेंगे, इस आवाम के लिए क्या करेंगे, कौम के लिए क्या करेंगे, मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें इसको संभालने की। सो थ्रेडबेयर एक इंटरव्यूज हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ किसी ने भी पहले नहीं की होंगी। अब झगड़ा साहब, अब आपका होमवर्क हो चुका है? जी, हमारा होमवर्क अब कंप्लीट हुआ है, लेकिन टू द एक्सटेंट ये मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कंप्लीट हो गया है। यू कैन से कि इट इज 80% कंप्लीट, और 20% जो है वो इंशाल्लाह जो 11-12 तारीख है उस पे फाइनल। अच्छा झगड़ा साहब ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। मुझे दीगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले आपकी पार्टी से ये एक मुतालिक, आप ही के स्टेचर के, आप ही के देरीना साथी मेहताब अब्बासी कहते हैं कि KPK में मुस्लिम लीग नून तबाह हो चुकी है और जो नवाज शरीफ कर रहे हैं ये नवाज शरीफ का स्टाइल नहीं है। वजह क्या है? मतलब मेहताब अब्बासी जैसे लोग ये बात इस मोड़ पे आके कर रहे हैं, उनकी बात को संजीदा ले रही है पार्टी? देखिए जी, महताब साहब का तो आपको मालूम है कि मैं, महताब साहब, शायद खान साहब ने ही ये एक आवाज़ उठाई थी कि जी पुराने लोगों को अहमियत दी जाए। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और उन्होंने कहा कि भाई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आ गया हूँ और इंशाल्लाह मैं पुराने लोगों को पूरी अहमियत दूंगा, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि भाई आप जाएं और पेशावर में अमीर मकाम साहब के साथ बैठकर उन्होंने कैप्टन सफदर को यहाँ भेजा और अपना काम शुरू करें। तो हमने 2-3 डिवीजन में जो काम किया है, यकीन करें उससे सूबा पख्तूनख्वा में मैं कहूँगा कि पार्टी की जो सूरत हाल थी वो तो कम्प्लीटली टर्नओवर हो गई है। और आज जैसे मैंने बताया कि हमें मसला हो रहा था कि इतने कैंडिडेट्स को हम कैसे संभालें, पहले हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन मसला ये है, ये अब इस पे मैं झगड़ा साहब इस पे मैं आऊँगा आपकी तरफ। ये जो आपके पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं ज़रा जाहिद खान साहब आता हूँ। जाहिद खान साहब, क्या बिलावल साहब की ये बात ठीक है
कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम में ना आना इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठा रहा है? देखिए, ये तो पीपल पार्टी जानते हैं और मुस्लिम लीग नून जानते हैं। हम तो कभी भी ऐसे बातों पे न बिलीव करते न यकीन करते हैं, और हम समझते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अंदाज में कर रहे होंगे। हमें नहीं पता कि वो क्यों अपने लेट करवा रहे। और देखिए, इलेक्शन तो शफाफ होने चाहिए, उसको हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए और आजादाना तरीके से उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये मुल्क इस चीज़ों की मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारी मईशत का आपको सूरत हाल देख रहे हो, और अगर हम पॉलिटिकल पार्टी आपस में इसी तरह दस्ते के बयान होंगे तो हमारी मुश्किलात तो नहीं खत्म होंगे। हम तो समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के अपनी जो मफादात उसके बल आता है रखते हुए एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले, वरना फिर आवाम का जो जमहूरियत है उससे इत्मीनान उठ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप समझते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें करते हैं या दूसरी के खिलाफ करते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे आपस में एक तलखी पैदा होगी। ये नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन सबके लिए बराबर होने चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल पे। सही है, ठीक है। मैं रेहान हाशमी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी कहती है, उनके जो कराची के अमीर हैं आज भी उन्होंने कहा है कि ये आरओज़ DROज़ के इलेक्शन हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने फोकल पर्सन लगा दिए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो प्री प्लान रिगिंग कर रही है, मिली जुली बातें आप भी कर रहे हैं, तो क्या ये ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसे ही हैं? आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? देखिए, मैं आपके अपने इस आर्गूमेंट को, जो ब्रेक से पहले आपने बात की थी कि पीपल्स पार्टी कैसे ये करती है, तो मैंने यही अर्ज किया कि 15 साल मुतलकुल इन्नान हुक्मरानी, जिसके अंदर मुख्तलिफ महकमों में पोस्टिंग से लेकर वसाइल को मरकूज करने तक की सलाहियत हासिल करने के बाद, क्या आप समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऐसा इदारा एंटिटी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता होगा? बहुत बेहतर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रैपिडली कर रहे हैं और डीप रूट पेनिट्रेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पर जागीरदाराना सोच के नताइज की वजह से कहीं किसी का पानी बंद कर दिया जाता है खेतों का, तो कहीं पर पानी छोड़ दिया जाता है, कहीं पर निजी जेलें मिलती हैं आपको, तो कहीं पर तशद्दुद होता हुआ नजर आता है। तो क्यों ना बेचारा एक मासूम बेजरर हारी उसके ताबेदारी ना करे और उसकी ताबेदारी के नतीजे में उसके ज़मीन के उसमें उसको अपनी ज़मीन पर काम करने का मौका फराहम ना किया जाए या उसके घर वालों को आज़ादी दी जाए निजी जेलों से। तो ये तो बहुत सारी चीजें होती रही है। जहां तक बात ये प्री पोल रिगिंग और जैरी मैंडरिंग की, नहीं, ये रेहान साहब जब इलेक्शन कमीशन के रेहान साहब जब आप इत्तेहाद में आके पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठ जाते हैं, बगलगीर होते हैं, तब आपको ये निजी जेलें नज़र नहीं आती, तब हारियों के हुकूक नज़र नहीं आते, तब बात कुछ और होती है। आज आप बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, ये तजाद क्यों है? मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैं फिर से बात करता हूं। हमारे ऊपर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि आप हुकूमत के अंदर बैठकर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, तो ये ऐसे नहीं कहा जाता। जो बात जिसकी गलत है तो हम गलत ही कहेंगे। और जहां तक इत्तेहाद की बात है, तो भाई जो आज़ादी अक्सरियत हासिल करेगा उसी से इत्तेहाद करेंगे ना। अगर झांसा देकर उन मुतालबात की फहरिस्त पर कोई साइन कर रहा है कि जनाब ये जो मुतालबात हैं हम मानते हैं और हम साइन कर रहे हैं, तो हम इत्तेहाद क्या चीकोस्लोवाकिया की किसी पार्लियामेंट के साथ करें? और भाई यहाँ पर जो इलेक्ट होकर आएगा, आज़ादी अक्सरियत होगी, हमारे अपोजिशन की सियासत करेगा, अपोजिशन की सियासत कर लें रेहान साहब, अपोजिशन की सियासत कर लें, पीटीआई के आप इत्तेहादी, पीएमएलएन के आप इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी के आप इत्तेहादी, ओपोजिशन की सियासत को भी कर ले। फिर से आपको क्लियर कर दूं मैं फिर से देखिए, एक तो हम अपोजिशन की सियासत करें या हुकूमत साजी करें, ये आप तो हमें मशवरा नहीं देंगे ना। ये तो एमकेएम एक पॉलिटिकल एंटिटी है, वो जो बेहतर समझेगी डिसाइड करेगी। आप पीपल्स पार्टी को कायल कर दें कि जो मुतालबात के मैं सवाल उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं, मेरी बात कर लेना, मेरी बात मुकम्मल करने दें जी। आप एक काम करें, कायल कर लें पीपल्स पार्टी को कि जो मुतालबात की फहरिस्त है, जिसके ऊपर मुफाहमती अमल मुस्लिम लीग नून से हुआ है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यह दावा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निचली सतह तक इख्तियारात दे दें। पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जो रकम हमने 10 सालों से तकरीबन रुकी हुई है,
अर्बन एरियाज को हम देना शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि जनाब प्रोविंस ये हम सूबे के अंदर जो शहरी इलाके हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज का क़याम अमल में लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि लोकल बॉडीज को एम्पावर कर देंगे। तो हम क्या बेवकूफ है कि हम वफाक की हुकूमत के साथ इत्तेहाद बनाने के बजाय हम प्रिफेयर करेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो। लेकिन इंतहाई हॉस्टाइल पॉलिसी है अर्बन सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी की। तो मेरी अर्ज ये है कि जो प्री पोल रिगिंग का जो हम ये इल्जाम लगाते हैं ना वो यही तो है, और 15 साल इख्तिदार की वजह से इन्फ्लुएंस जिस तरह कर रहे हैं तो हमारा इल्जाम यही तो है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में मरकूज करके रखने के बाद ये चीजें की हैं, और बदकिस्मती ये है कि यहां से जो आजादी अक्सरियत हासिल करेगा और यस कहेगा हमारे मुतालबात के ऊपर, तो हम हमारे यानी हाफिज नईम साहब की बात से एग्री कर रहे हैं, हाफिज नईम साहब की बात से एग्री कर रहे हैं आप? हाफिज नईम साहब हमारी बात से एग्री कर रहे हैं क्योंकि हमने बाइकआउट किया था। हाफिज साहब चले गए इलेक्शन में और मेयर बनने की ख्वाहिश में। क्या हुआ आखिर में? जो अराकीन जिनको वोट देना था हाफिज साहब को वो कहां गायब हो गए थे? सही है, ठीक है, का हिस्सा है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। झगड़ा साहब, आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि शायद खाकान और मेहताब अब्बासी और आप साथ थे, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं हैं। सवाल ये है कि अब पार्टी लीडरशिप से आपकी बात होती है, लेकिन ये दो लोग आपकी पार्टी का असासा रहे हैं, पार्टी अब इनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं करती या इनसे रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए जी, ये पार्टी का असासा थे, मैं अब भी उनको असासा समझता हूँ, और ये कहना कि उनसे कुछ राब्ते नहीं हैं, हमारे राब्ते बिल्कुल हैं। मैं सरदार महताब साहब से भी हैं, शायद खाकान साहब से भी हैं, और शायद खाकान साहब की तो आपने देखा होगा कि हमारे मियां नवाज शरीफ साहब भी बाकायदा उन्होंने जब डिसाइड किया कि वो पार्टी नहीं बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जाकर लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से बात की थी, और उसमें मियां साहब ने उनको इजाज़त दी कि ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई इस पे एतराज़ नहीं है। लेट अस होप कि जो आपके इरादे हैं वो मुल्क और कौम और आपकी जमात जो होगी तो हम ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग नून की आवाज़ भी इसमें शामिल हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी तक कायम हैं, और आज भी आप शायद खाकाना साहब भी ये कहते हैं कि मुझे अगर नवाज शरीफ साहब किसी दिन भी बुलाएंगे तो मैं हाजिर होने से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा एक जो लाए अमल है और जो एक सोच है उस पे यकीनन मैंने उनसे बात भी की है और मैं उस पे कायम दायम हूँ। जहाँ तक सरदार महताब साहब का है, मैंने उनसे अभी रिसेंटली भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि जगह साहब इस वक्त चूँकि इलेक्शंस आ चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हलके हैं उनमें जो कैंडिडेट्स आएंगे नून के भी होंगे और मैं भी हूँ, और उसमें हमारे दरमियान आ सकते हैं, मुकाबले हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा, और फिर उसमें जो भी मेरे मुकाबले में आ गया ठीक है, अगर वो आवाम उसको पसंद करते हैं और वो इलेक्ट हो गया तो मुझे इंशाल्लाह इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, आवाम के वोट से जो आता है वो मियां नवाज शरीफ का ही बयानिया है कि जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का मकसद मियां नवाज शरीफ का क्या है? वो ये नहीं कि कागज के टुकड़े को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत देने का मतलब ये है कि झगड़ा साहब क्या ये वोट जो है वो अवाम के पास है? यानी हम ये समझें कि ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के एतमाद से हो रहा है, उनको एतमाद में लेके हो रहा है? देखें जी, बिल्कुल कोई ऐसी बात एटलीस्ट मैं अपनी ज़ात तक तो ये कह सकता हूँ कि ये तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब जो बात करेंगे उससे मैं अग्री नहीं करूँगा। जहाँ तक शायद खान की बात है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या पोजीशन है।
जहाँ तक महताब साहब की बात है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है कि वो अभी भी मियाँ नवाज शरीफ को बड़े एहतराम से हम याद करते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि जी ये इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें मुझे नून में रहकर इलेक्शन लड़ना जो है ये मतलब नहीं लगता। जाहिद साहब, आपकी जमात ANP की सीट एडजस्टमेंट होती साहब ने कहा है कि 13 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन तवक्को क्या है? पीपल्स पार्टी से मुतालिक सुना था कि उनके साथ होगी। कितनी जमातों के साथ अभी आपकी बात चल रही है जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? हम समझते हैं कि देखिए अब वो लोकल एडजस्टमेंट की बात होती है, लेकिन अभी हमने कैंपेन अपना शुरू किया है। और दूसरा है कि कसूरी साहब कहते हैं लोग मारेगा, मैं तो 1.5 महीने से इन 7 में खुद इलेक्शन लोअर व्यू से लड़ रहा हूँ और मैं 1.5 महीने से अपना कैंपेन चला रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखी, ऐसी कोई बात नहीं देखी कि कोई किसी और पार्टी को किसी ने कोई गाली दी हो या किसी ने कुछ कहा हो, तो ऐसा सूरत हाल नहीं है। इंशाल्लाह मेरे उम्मीद है कि इलेक्शन होगा, और क्योंकि हम समझते हैं कि मुल्क इलेक्शन के बगैर चल नहीं सकता है। जहाँ तक आप कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट, तो ये हर हमारे जो मरकज है वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है। हर सुबह अपने हालात के मद्देनजर रखते हुए अपने एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर हमारे सूबे में हम तकरीबन सारे टिकट दे चुके हैं लोगों को, और जहाँ जहाँ अगर लोकल एडजस्टमेंट हो सकते तो होगा, लेकिन ऐसी कोई भी सामने से कोई बात किसी के साथ न चल रही है, न कोई ऐसी बात है कि किसके साथ अलायंस होगा या नहीं होगा। वो भी अगर लोकल एडजस्टमेंट होगा तो होगा, बाकी एज ए पार्टी कोई ऐसे हमारे किसी के साथ कोई इलेक्शन अलायंस नहीं होगा। यानी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ या किसी और जमात के साथ, ये आप क्लियर कह रहे हैं? नहीं, हम देखिए मैं अर्ज की ना कि लोकल एडजस्टमेंट तो हो सकता है, लेकिन एज ए पार्टी किसी के साथ कोई बात नहीं है इस वक्त, न किसी के बात पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। और हमने तो अपने सारे टिकट दे चुके हैं, हमारे लोग कैंपेन कर रहे हैं। कल 2 दिन पहले अभी अमल वली खान मेरे हल्के में आया था, और इस तरह हमारे जो लीडरशिप है वो भी जा रही है, और हमारे अपने जो कैंडिडेट्स है वो भी कर रहे हैं। मैं भी सुबह से शाम तक अपना कैंपेन चला रहा हूँ, तो हमें अभी तक कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं मिला है कि किसी के साथ अलायंस हुआ या नहीं हुआ, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे कोई हमें इत्तला नहीं है। जी ठीक है। कसूरी साहब, एक बड़ा अहम केस है भुट्टो रेफरेंस। 13 साल के बाद ये सुना जा रहा है, मामला सब जुडिस है। मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट्सोएवर जो भी ओपिनियन आती है सुप्रीम कोर्ट की, हम उस पर ज़्यादा बात तो भी कर नहीं सकते, लेकिन आप समझते हैं कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिशरी वो पीपल्स पार्टी होगी? देखें, ये जो रेफरेंस आया है इसका बुनियादी जो मकसद है कि पीपल्स पार्टी जो है एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है कि नेचुरली जब ये डिस्कस होगा तो 32 कैमरे लगे हुए हैं, उनकी प्रोजेक्शन मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर होगी, एंड दे वांट टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज फ्रॉम दिस केस। और मैंने इसीलिए ही पहले पेशी पर पिछले महीने के 12 को कहा था, मैं कहा दिस इज़ ए पॉलिटिकल गिमिक, और इसकी जो डेट है नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन के बाद रखी जाए। और उस वक्त तो नहीं माने, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इसकी डेट जो है वो 3rd वीक ऑफ फरवरी रखी है इलेक्शन के बाद। बेसिकली देखें, बात यह है कि मैंने जो पॉइंट रेज़ किया था कि इट इज़ ए क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन, और कानून बिलीव करता है फाइनैलिटी। अगर फाइनैलिटी नहीं आएगा तो 50 या 100 साल केसेस ही चलते रहेंगे। और अगर आप एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ज़रिए अपना केसेस को सुनेंगे तो मैंने कहा कि ये तो सुनामी आ जाएगी केसेस की। आ गई, आपसे केसेस नहीं संभाले जा रहे, ये तो 30-35 साल पुराने केसेस दोबारा रीएजुकेट हो जाएंगे। सो देयरफॉर इससे क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन, और 4 हैं अपना सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन, 184 डायरेक्ट, उसी 185 अपील, 186 अपना एडवाइजरी एंड 188 रिव्यू। भुट्टो फैमिली ने दोनों जुरिसडिक्शन 185 भी एक्सरसाइज की और 188, और नॉट, और एक चीज़ जो वो छुपा के रखते हैं कि उन्होंने रिव्यू फाइल किया, और रिव्यू में वो जजेस जिन्होंने भुट्टो को जुम्मा डिक्लेयर कर दिया अपील में, उन्होंने भी कहा कि रिव्यू में कोई जान नहीं है, एंड रिव्यू वाज यूनानिमसली डिसमिस्ड। सो दिस केस हैज गॉट दिस मैटर हैज गॉट नो मीट
इट विल बी डिसमिस्ड। ठीक है, अब ये तो ज़ाहिर मामला मेरिट पे जाएगा, मेरिट पे है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनेगा तो मामला आगे निकलेगा। रेहान हाशमी साहब, अब मैं आपसे राय नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। आप पिछले 5 साल में हुकूमत में रहे और गालिबन आप वाहिद जमात हैं, एक कोई और होगी कि जिन्होंने 5 साल मुकम्मल हुकूमत की विफाक में। अब जब आप अपने वोटर के पास जा रहे हैं, कराची में अपने लोगों के पास जा रहे हैं, तो आपके शो के इसमें क्या है, उनको क्या बता रहे हैं कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया 5 सालों में? देखिए, पहली चीज तो ये कि कराची के हकूक के हवाले से, अर्बन एरियाज के हकूक के हवाले से ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती, जिसको हम समझते हैं कि यही रेजोल्यूशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एमकेएम पाकिस्तान ने की कि कराची की आबादी को जो गिना नहीं गया था, जो खास तौर पर अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो मुस्लिम लीग से मुफाहमती अमल हुआ पीडीएम के साथ, उसमें एमकेएम की नेगोशिएशंस, डायलॉग और तवातुर के साथ नाराजगी और मनाना और बहुत सारे मरहले चलते रहे, जिसमें सबूत और शवाहिद के साथ एमकेएम ने तमाम चीजें पिच की और कराची की 75 लाख आबादी तकरीबन वो बढ़ गई, जिसको क्लोज कर दिया गया था मरदमशुमारी में। और उस मरदमशुमारी के बढ़ने के नतीजे में हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, रेहान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, जफर झगड़ा साहब, जाहिद खान साहब, कसूरी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाजत दीजिए।